नमस्कार बच्चों, रेशियो के चौथे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का मल्टीप्लाई और डिवाइड कब होता है ये और क्यों होता है। ठीक बच्चों, क्या क्या हम लोग रेशियो में भी पढ़ चुके हैं। अभी तक 3 वीडियो में, रेशियो के 4th वीडियो है बच्चों ये, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अभी तक रेशियो को जोड़ना सीखा है, रेशियो बनाना और उसका यूज़ करना सीखा है बच्चों। और तीसरा जो पॉइंट था जो लास्ट टर्न पे जो बताया गया था वो नंबर एज्यूम करना बताया गया था। अब जो है रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो का मल्टीप्लाई और डिवाइड कब और क्यों, ये देखते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक बच्चों, पहला सवाल, कब मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई जब समझ में आ जाएगा बच्चों तो डिवाइड भी समझ में आ जाएगा उसी से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो सिक्कों वाले क्वेश्चन होते हैं क्वाइन के, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं बच्चों। वो हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे पूरा। आज हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल समझते हैं, कब मल्टीप्लाई और क्यों मल्टीप्लाई, है ना, और कब डिवाइड और क्यों डिवाइड। ठीक बच्चों, तो पहला सवाल देखते हैं। तीन पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे किसी काम को 860 रुपए में समाप्त करते हैं यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का रेशियो 5:4:2 है। व्यक्तिगत मजदूरी का रेशियो 5:4:2 है तो महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। क्या सवाल है बोलो। 860 रुपए कुल बटने हैं बच्चों। अच्छा, क्या क्या लोग हैं इसमें, आदमी है, महिला है और बच्चे हैं। इनकी संख्या लिख दो पहले। तो इनकी संख्या कितनी कितनी है, 3 आदमी हैं, 4 महिला है और 6 बच्चे हैं। ठीक बच्चों, अच्छा उनका जो पर्सनल वेतन है, पर्सनल वेतन व्यक्तिगत मजदूरी, उसका रेशियो लिख दो। तो क्या है बोलो, 5, 4 और 2 का है, ये बताया गया है बच्चों। संख्या 3, 4, 6 है, ये बताया गया है, और व्यक्तिगत मजदूरी 5, 4, 2 के रेशियो में है, ये बताया गया है। अब क्वेश्चन 860 रुपए हैं बच्चों, और महिलाओं को मिला कुल वेतन जो है पूछा जा रहा है। तो जनरली इस सवाल में, ये पेपर में जब आएगा क्वेश्चन, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा बच्चों कि एक आदमी प्लस एक महिला और प्लस एक बच्चे का कुल वेतन क्या होगा। जनरली ये सवाल पूछा जाता है इसमें, तो हम इसको भी बताएंगे, है ना, क्योंकि ये जो है अगर कभी पूछेगा ना तो ये सवाल क्यों पूछेगा बच्चों, जब ये सवाल समझो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यही सवाल क्यों बनेगा इसमें। तो अब चलो बच्चों कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। तो ये बताओ कि कुल रुपया जो होगा बच्चों, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको कुल रुपया ज्यादा मिलेगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको कुल रुपया ज्यादा मिलेगा। ठीक ना बच्चों, जिनका पर्सनल वेतन ज्यादा होगा उनको भी रुपया ज्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कुल रुपया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संख्या, और साथ ही साथ कह सकते हैं कुल रुपया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनल वेतन। पर्सनल वेतन कह सकते हैं ना बच्चों, जिसका पर्सनल वेतन ज्यादा होगा उसका भी कुल रुपया ज्यादा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका भी कुल रुपया ज्यादा होगा। अब बताओ, सबने जो है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों, अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y, x इज प्रोपोर्शनल टू z, तो x इज प्रोपोर्शनल टू yz, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अब बताओ बच्चों, यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, कुल वेतन का रेशियो आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15, 16, 12, कुल वेतन का रेशियो आ जाएगा बच्चों 15, 16, 12। कितने रुपए को बांटना है, 860 रुपए को। तो अब क्या कहेंगे बोलो बच्चों, क्या रेशियो आया है, 15, 16 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 43 बराबर 860, तो 1 बराबर 20। तो महिलाओं का धन कितना है बच्चों, 16, तो 16 बराबर 320।
16 बराबर 320, यही वो पूछ रहे हैं बच्चों। महिलाओं को मिला कुल धन कितना होगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो, पहले संख्या लिख दो। ठीक, हमेशा यही करना होगा, संख्या लिखो बच्चों, पर्सनल वेतन लिखो, दोनों का गुणा क्यों करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहीं पे समझना बच्चों, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा कि डिवाइड क्यों करते हैं ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि कुल रुपया जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको उसका ज्यादा होगा बच्चों, और जिसका पर्सनल वेतन ज्यादा होगा उसका भी कुल रुपया ज्यादा होगा, इसीलिए कुल रुपया दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15, 16, 12 ये कुल रुपए का रेशियो आ जाएगा। अब कुल रुपए कितना है बताओ, 860, तो यहाँ के कुल कितना है बच्चों, 43, 43 बराबर 860, तो 1 बराबर 20, तो 16 बराबर 320। ठीक बच्चों, अच्छा यहीं पे अगर इनका पूछा जाता बच्चों का तो 20 का यहाँ गुणा कर देते, कितना जाता 240, और अगर आदमियों का पूछा जाता तो 20 का यहाँ गुणा कर देते, कितना जाता बच्चों 300। अच्छा, अब इस पैटर्न पे जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो क्या रहेगा बच्चों, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे का वेतन बताओ। क्यों यही पूछा जाता है पेपर में, उसका कारण ये है कि जब अगर ये पूछेगा बच्चों तो सभी जानकारी का यूज होगा, है ना, पूरी जानकारी का यूज हो जाएगा, इसीलिए प्रायः वो एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे का वेतन पूछता है। अब बताओ बच्चों क्या क्या आ जाएगा, आदमियों को कुल कितना मिला है 300, महिलाओं को कुल कितना मिला है 320, और बच्चों को कुल कितना मिला है 240, जबकि इनकी संख्या क्या क्या थी बच्चों, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। तो अगर 3 से इसमें, 4 से इसमें और 6 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये जो है इसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, उसका आंसर आ जाएगा बच्चों, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे का वेतन का योग क्या है, ये सवाल हुआ। और जो पूछा गया था उसमें क्या होगा बोलो, महिलाओं को मिला कुल धन कितना हो जाएगा 320 रुपया। सबको समझ में आ गया बच्चों, इसके आगे चले, ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल, अब देखना सवाल जो है ना, जैसे अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों तो लास्ट में जाके डिवाइड करने वाले सवाल आएंगे। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो और अच्छा सवाल होगा तो क्या होगा बच्चों, रेशियो दिया नहीं होगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए पहले रेशियो बनाना सीखा था, जिससे कि हम लोग इस सवालों को अच्छे समझ सकें, है ना। तो रेशियो दिया नहीं होगा, रेशियो बनाना पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल जो है वही उसी टाइप का सवाल है। देखो ये भी अच्छा सवाल बच्चों, हर किताब में ये सवाल होगा, पढ़ो इसे। क्या कह रहा है, देखो, एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10-9 के रेशियो में कम कर दी गई और प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 4-5 के रेशियो में बढ़ा दी गई। ठीक बच्चों, इतनी बात को लिख दें पहले। क्या कह रहा है बोलो, संख्या थी और है, संख्या थी और है, तो मजदूरों की संख्या 10-9 के रेशियो में कम कर दी गई। ठीक बच्चों, और प्रत्येक मजदूर का वेतन 4-5 के रेशियो में बढ़ा दिया गया, प्रत्येक का वेतन 4-5 के रेशियो में बढ़ा दिया गया, ये कह रहा है। अच्छा, अब कह रहा है यदि पहले कुल 3600 रुपये मजदूरी थी तो अब कुल मजदूरी क्या होगी। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर संख्या क्या है बताओ, 10 और 9 के रेशियो में, प्रत्येक का वेतन बच्चों 4 और 5 के रेशियो में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दो, कुल वेतन जो होगा वो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसीलिए कुल वेतन का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 40 और 45 ये कट जाएगा तो क्या रेशियो बन जाएगा बोलो, 8 और 9 का। कुल वेतन का रेशियो आ जाएगा बच्चों 8 और 9 का। 8 कौन सा था बताओ, पहले वाला, और 9 कौन सा है बच्चों, वर्तमान। क्या कहोगे बोलो, 8 बराबर 3600, 8 बराबर 3600, तो 9 बराबर आंसर 3600 बटे 8 गुणे 9। सबको समझ में आ गया बच्चों, इस तरह से ये सवाल लग गया। क्या करेंगे बोलो, संख्या लिख देंगे, जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया गया था वैसे ही यहाँ संख्या लिख देंगे, प्रत्येक का वेतन लिख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 40-45 यानी 8-9 का रेशियो आ जाएगा। अब ये किसका रेशियो आ गया बच्चों, कुल रुपए का रेशियो 8-9 आ गया। अब 8 बराबर 3600 दिया हुआ है, पहले का वेतन दिया हुआ है 3600, 8 बराबर 3600 तो 9 बराबर निकाल लिया। ठीक बच्चों, इसके आगे चले, इसी टाइप का क्वेश्चन। लेकिन अब जो है इसमें ये सवाल में ध्यान देना बच्चों, भाषा बड़ी अजीब सी है और यही टाइप में इसी सेम भाषा में पेपर में आया था, हर किताब में भी ये सवाल मिलेगा तुम्हें, ये है ना। ध्यान देना बच्चों, एक नियोक्ता यानी कि जो मालिक है ना, अपने कर्मचारियों की संख्या 9-8 के रेशियो में घटाता है
और उनका वेतन 14-15 के रेशियो में बढ़ाता है, ये कह रहा है बच्चों। तो पहले इतनी जानकारी लिख लें। तो बोलो, संख्या थी और है क्या करता है, बोलो बच्चों, 9 और 8 के रेशियो में संख्या घटा देता है और वेतन 14 और 15 के रेशियो में बढ़ा देता है, ये कह रहा है बच्चों। अच्छा, अब आगे बाद में पढ़ें, पहले कुल वेतन यहां से देख लें बच्चों। तो यहां पे जो है ना, गुणा मत किया करो, मतलब ऐसे गुणा करके जब जरा भी वैल्यू ऐसी लगे कि कुछ कैंसिल होना है तब ऐसे ही लिख के कैंसिल कर दिया करो, बाद में गुणा कर लिया करो। समझ रहे हो ना बच्चों? गुणा कैंसिल करना आसान हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 3 तियां और ये 3 बचे, और 2 से कट जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा 7। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से ये गुणा करोगे तो 21 और 20 बन जाएगा। तो वेतन का रेशियो 21 और 20 हो गया बच्चों। था वेतन और है, ये एक पुराना है बच्चों और एक नया है, ये बन गया। ठीक ना, जो हम लोग कर रहे थे वही किया, संख्या लिखा, वेतन लिखा, गुणा कर दिया, तो ये आ गया। अब भाषा इसकी जो है वो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। देखो, एक नियोक्ता ने कर्मचारियों की संख्या 9-8 के रेशियो में घटा दिया और वेतन 14-15 के रेशियो में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल में अंतर, कुल वेतन बिल में अंतर जो मूलतः 1890 था, कुल वेतन बिल में अंतर, अगर हम यहां लिख दें बच्चों, कुल वेतन बिल में अंतर बताओ, अब ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। कुल वेतन बिल में अंतर बताओ जो मूलतः 1890 था, उक्त 2 परिवर्तन के बाद क्या होगा। ठीक बच्चों, तो यहां पे क्या पूछना चाह रहा है, समझ गए ना? 2 परिवर्तन हुए दिख रहा है, तो 2 परिवर्तनों के बाद वेतन राशि में अंतर पूछा जा रहा है ना। जबकि मूलतः वो कितना था बताओ, मूलतः कितना था बच्चों, 1890, और वेतन राशि में अंतर बताओ, ये पूछा जा रहा है। तो बोलो बच्चों, मूलतः कितना था बताओ, 21, और वेतन राशि में जब 21 था और 20 है तो अंतर कितना है बताओ, 1 का मान हम लोगों को पता करना है। तो क्या करेंगे बोलो, मूलतः कितना है बच्चों, 21 बराबर दिया है, तो हम कहेंगे 21 बराबर 1890 बच्चों। तो 1 बराबर 90 आ जाएगा, 1 बराबर 90। तो जो अंतर पूछ रहा है वो कितने का है बच्चों, 1 का ही है, तो यही आंसर हो गया। जो अंतर है वो 1 का ही तो है, तो अंतर ही पूछा जा रहा है बच्चों, तो अंतर पूछ रहा है, तो ये 90 आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? मूलतः वेतन दिया हुआ है 1890, मूलतः 1890 है, और वेतन राशि में अंतर उक्त 2 परिवर्तनों के बाद क्या होगा, है ना। तो 2 परिवर्तन हुए हैं, एक संख्या में परिवर्तन हुआ है और एक वेतन में परिवर्तन हुआ है। 2 परिवर्तनों के बाद जो वेतन मूलतः 1890 था उसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चों, 1 का, तो 21 बराबर 1890, तो 1 बराबर 90, यही वो पूछ रहा है। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। एक व्यक्ति ने 8600 रुपए 5 बेटे 2 बेटी और 5 बेटे 4 बेटी और 2 भतीजों के लिए छोड़े। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटे का भाग बताइए। ठीक बच्चों, तो ये सवाल में नया क्या है, 8600 रुपए कुल बटने हैं। ठीक बच्चों, 8600 रुपए कुल बटने हैं। अच्छा, संख्या पता है हमें, बस यहां नया ये है कि जो वेतन का रेशियो अभी तक बच्चों दिया जा रहा था, कि वेतन का रेशियो डायरेक्टली दिया जा रहा था, यहां पे वेतन का रेशियो डायरेक्टली दिया नहीं है, बल्कि हमें बनाना पड़ेगा, है ना। कैसे बनाना पड़ेगा बच्चों, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि जो है 3 तरह के लोग हैं इसमें, बेटे हैं, बेटी है और भतीजा है। ठीक बच्चों, भतीजा है। इनकी संख्या क्या क्या है बोलो, तो इनकी संख्या 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं और 2 भतीजे हैं, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, और बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, ये कह रहा है बच्चों। संख्या सबकी दी है 5 4 2, बेटी को भतीजे का 4 गुना और बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले। तो यहाँ पर सबका कंपैरिजन किससे हो रहा है बच्चों, भतीजे से।
तो भतीजे को 1 मान लो, तो बेटी का कितना आ जाएगा बताओ, 4 गुना है तो 4 आ जाएगा, और बेटे का 5 गुना है तो 5 आ जाएगा। सबको समझ आया बच्चों? बेटी का भतीजे को 4 गुना मिला है तो ये 1 है तो ये 4 हो गया, और बेटे को 5 गुना मिला है तो ये 1 और ये 5 हो गया। ये कौन सा कंपैरिजन था बच्चों? सभी का कंपैरिजन किसी एक से। बताया गया था ये टाइप का सवाल, कंपैरिजन को रेशियो बदलना बताया गया था ना बच्चों। तो देखना उसमें वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताया गया था ये ना, तो दूसरे वीडियो में ये इस टाइप का हमने अलग से 3 कैटेगरी बना के बताया था बच्चों। तो यहाँ पे अब ये रेशियो बन गया, प्रत्येक का आ गया बच्चों। आप गुणा करोगे तो कितना कितना आ जाएगा बताओ? ये 2 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। तो 25, 16, 2 का रेशियो हो जाएगा इन लोगों का। और अब 8600 रुपये को बांटना है, जोड़ो बच्चों, तो 25, 16 जो है 43 आ जाएगा। 43 बराबर 8600, तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, और प्रत्येक बेटे का भाग पूछ रहा है, तो बेटे को कितना मिला है बच्चों? 25, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 25 गुणे 200 यानी 5000। तो 5000 बेटों को मिला, कुल धन हो गया। और जबकि तुमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक बेटे को कितना मिला। तो क्या करेंगे बच्चों? 5000 कुल रुपया है, और बेटे कितने हैं बताओ? 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक बेटे को मिला धन कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 रुपया। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों? क्या करेंगे बोलो? संख्या सबकी दी गई है 5, 4, 2, ये तो पहले जैसा है बच्चों। बेटी को भतीजे का 4 गुना और बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, तो ये 1 है तो ये 4 है तो ये 5 हो गया। गुणा करोगे तो 25, 16, 2 आ गया। अब देखो बच्चों, 25, 16, 2 के रेशियो में 8600 को बांट दो। 43 बराबर 8600, तो 1 बराबर 200, तो यहाँ से बेटे का कितना आ जाएगा? 25, 25 बराबर 5000। 5000 बेटों का कुल धन है बच्चों। जबकि तुमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक बेटे का हिस्सा क्या होगा? तो बेटे कितने थे बताओ? 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 1000 रुपया। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। नया क्या था इस सवाल में बोलो? नया सिर्फ ये था कि बेटे, भतीजे और बेटी का जो पैसा था, ये रेशियो तुम्हें दिया नहीं था बल्कि बनाना पड़ा। यही हमने तुमसे कहा कि यहाँ पे सवाल अच्छा कैसे बनेगा? रेशियो नहीं दिया जाएगा, तुमसे बनवाएगा बच्चों, है ना। तो एक ही कई कॉन्सेप्ट को मिला करके ही अच्छा सवाल बनता है, कुछ नया सवाल थोड़ा ना ले आएगा, है ना। जो पढ़ाया जा रहा है उन्हीं में से कई कॉन्सेप्ट को मिला करके नया अच्छे से अच्छा सवाल बन सकता है बच्चों, ठीक है ना। इसके आगे चलें। यहाँ पे देखो, ये भी इसी टाइप का सवाल है बच्चों जो भी पढ़ाया गया है, जिसमें रेशियो नहीं दिया होगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो पढ़ो जा, क्या कह रहा है? 400 रुपए को, तो रुपए कितने हैं बच्चों? 400 कुल रुपए बांटना है। 6 आदमी 12 महिला, 6 आदमी 12 महिला और 17 लड़कों में बांटना है। कैसे बांटना है बच्चों? कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के बराबर हो और 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर हो, ये कह रहा है। ठीक बच्चों, तो अब यहां से जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व करें। आदमी, महिला और बच्चे। ठीक बच्चों, संख्या लिखो पहले उनकी। तो संख्या कितनी कितनी है बताओ? आदमी की संख्या 6 है, महिलाओं की 12 है और बच्चों की 17 है। ये है बच्चों। उसी तरह से ये तो संख्या हो गया, और अब रेशियो बनाओ। तो 2 आदमी का हिस्सा बराबर 5 लड़के का हिस्सा, तो 2 आदमी बराबर 5 लड़के। तो यहां से आदमी और लड़के का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? आदमी और लड़के का रेशियो 5 और 2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा कह रहा है कि 2 महिला बराबर 3 लड़के। 2 फिर से लिख रहे हैं बच्चों, यहां से क्या कह रहा है देखो, 2 आदमी बराबर 5 लड़के। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। तो आदमी और बच्चों का रेशियो क्या बन गया बच्चों? 5 और 2 का बन गया, ये हो गया। इसी तरह से 2 महिला का हिस्सा बराबर 3 लड़कों का हिस्सा, तो 3 लड़के बराबर 2 महिला, ये कह रहा है बच्चों। तो यहां से बच्चे और महिला का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो? 2 और 3 आ जाएगा। अब दोनों को मिला दो बच्चों, तो आदमी, बच्चे, महिला मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? ये जो है शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बोलो? इन दोनों का गुणा करोगे 10, इन दोनों का गुणा करोगे 4 और इन दोनों का गुणा करोगे 6, ये आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा बोलो? 5, 2 और 3 आ जाएगा। 5, 2 और 3 किसका आएगा बच्चों? आदमी का, फिर बच्चे का और महिला का। आदमी, फिर से सुन लो बच्चों, 2 आदमी बराबर 5 महिला, तो आदमी और बच्चे का रेशियो, 2 आदमी बराबर 5 बच्चे, तो आदमी और बच्चे का रेशियो क्या बना बच्चों? 5, 2।
3 बच्चे बराबर 2 महिला, तो बच्चे और महिला का रेशियो क्या बन गया बताओ, 2 और 3, ये बन गया। अच्छा, अब दोनों को मिला दिया हम लोगों ने, तो 10 4 6 का रेशियो बन गया, 10 4 6 का रेशियो बन गया, यानी 5 2 3 का रेशियो बन गया। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, आदमी महिला और बच्चे लिख रहे हैं, तो आदमी का कितना है बताओ, वेतन का रेशियो आ जाएगा, आदमी का कितना है बच्चों 5, फिर बच्चों का कितना है 2, तो इनके सामने लिखो, और महिला का कितना है 3, तो यहाँ लिखो बच्चों, ये हो गया। अब संख्या 6 12 17, वेतन 5 3 2, समझ गए बच्चों। बस ये तुम्हें इतना बनाना पड़ा, यही बस इसमें नया हो सकता है इन टाइप के सवालों में, है ना। मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, ज़्यादातर संख्या सीधे सीधे दे दी जाएगी, बहुत ज़्यादा खाली यही हो सकता है कि वेतन का रेशियो डायरेक्ट ना दे करके तुमसे इस तरह से बनवा लिया जाए, है ना बच्चों। ये बना लिया तुमने, इसे इससे पहले वाले में भी यही था, यहाँ भी यही था, ठीक है ना। अब दोनों को मिला दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, कुल वेतन का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 30 36 और 34, 30 36 और 34। और क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, एक महिला एक आदमी और एक बच्चे का वेतन क्या है, तो 30 36 34 रेशियो आ गया। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों, आगे 30 36 और 34 रेशियो आ गया, 30 36 और 34। इसको सिंपल कर लो बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ये 15 18 और 17 बन जाएगा। और कुल वेतन कितना है बच्चों, कुल वेतन 400 रुपये है, तो बांटो यहाँ से, तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 50 बराबर 400, तो 1 बराबर 8, तो 15 8 18 8 और 17 8, ये बन गया बच्चों, ये कुल वेतन आ गया। और हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए एक आदमी एक महिला और एक लड़के का वेतन चाहिए बच्चों। तो आज संख्या कितनी कितनी है, 6 12 17। तो अगर इसमें 6 से, इसमें 12 से और इसमें 17 से डिवाइड कर दें, तो एक एक का वेतन आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 4 और 3 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20। ये यहाँ पे जो है 6 से 6 दूनी 6 तियाँ और 2 से ये तो 12, और यहाँ से 17 से 17 कट जाएगा तो 8। एक आदमी का वेतन 20, एक महिला का 12 और एक बच्चे का 4 8। तो कुल मिला के एक आदमी एक महिला और एक बच्चे का वेतन का योग कितना आ गया बच्चों, 40 रुपये। यही वो पूछ रहा था कि एक महिला एक बच्चे 40 रुपये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, क्या करेंगे बोलो, संख्या दी हुई थी, वेतन 2 आदमी बराबर 5 बच्चे, तो आदमी और बच्चे का वेतन 5 2 हो गया। 3 बच्चे बराबर 2 महिला, तो बच्चे और महिला का रेशियो 2 3 हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया बोलो, 10 4 6, ये बन गया बच्चों, यानी 5 2 और 3, 5 3 और 2, ये 3 और 2 क्यों, आदमी फिर महिला फिर बच्चे, जैसे यहाँ लिखा गया वैसे लिखो बच्चों। अब गुणा कर दो, ये आ गया। अब इसी रेशियो में ये क्या बन गया बच्चों, 15 18 17, कुल रुपया कितना है 400। तो यहाँ पे जोड़ कितना आया 50, 50 बराबर 400, तो 1 बराबर 8, तीनों का अलग अलग रुपया आ गया। इसमें एक एक का पूछ रहा है, तो आदमियों की संख्या 6 है, महिलाओं की 12 है, बच्चों की 17 है, इससे डिवाइड कर दिया। सबको समझ में आ गया बच्चों, इसके आगे चलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है बच्चों ये सवाल, तो ये अच्छा सवाल है। इस पैटर्न का सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल होगा ये। तो एक खरगोश एक चूहे का पीछा कर रहा है, एक खरगोश एक चूहे का पीछा कर रहा है बच्चों। चूहा जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, खरगोश 8 छलांग लगाता है। तो छलांग की संख्या खरगोश की कितनी है बच्चों, 8 है, तो चूहे की कितनी है, 5 है। ये कह रहा है एक खरगोश एक चूहे का पीछा कर रहा है, चूहा 5 छलांग लगाता है जितनी देर में, उतनी देर में खरगोश 8 छलांग लगाता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जो अगला पॉइंट है, चूहे द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी चार की 4 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, चूहे का जो है खरगोश का 4 छलांग बराबर है चूहे का 5 छलांग। तो यहां से खरगोश का 4 छलांग बराबर है चूहे का 5 छलांग। तो बोलो बच्चों, खरगोश और चूहे की छलांग का रेशियो 4 5 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बच्चों, 5 और 4 होगा। तो छलांग की स्टेप की लंबाई का रेशियो हो जाएगा, 5 और 4 का।
अब संख्या 8 और 5 है, छलांग की लंबाई का रेशियो 5 और 4 का है। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? यहाँ पे जो चाल है, स्पीड जो है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी चाल ज़्यादा होगी, जिसकी छलांग की लंबाई ज़्यादा होगी उसकी भी तो चाल ज़्यादा होगी। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40 और 20 यानी 2 और 1 रेशियो आ जाएगा। यही वो पूछ रहा है। 8 पंच 40, 5 चौके 20 यानी चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 और 1 का। यही वो पूछ रहा है। ये वाला आंसर हुआ। सबको समझ आ गया बच्चों? छलांग की संख्या लिख लो। गलती कहाँ होती है बस ध्यान रखना, इस टाइप के सवालों में यहाँ पे गलती होती है बच्चों। छलांग की संख्या कोई लिखते समय तो क्या गलती कर देगा, है ना, इसमें गलती नहीं होगी बच्चों। कहाँ गलती होती है? जब ये जो है खरगोश की 4 छलांग चूहे की 5 छलांग के बराबर है, यहाँ पे बच्चा कई बार 4-5 लिख देता है और पेपर में जब ये सवाल आता है तो जो गलत आंसर से जब जो गलत वैल्यू से आंसर आ रहा होता है वो ज़रूर होगा बच्चों। मतलब इसमें एक आंसर ज़रूर जो है 5-4 का गुणा करके वाला ऑप्शन में ज़रूर होगा, है ना। तो ध्यान रखना ये वाली गलती जो है इसमें होती है, इससे सावधान रहना बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलें अगले सवाल में। अब ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों, क्या कह रहा है जरा पढ़ो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है बच्चों, एक खाली बर्तन को अल्कोहल से पूरी तरह से भर दिया जाता है। बर्तन में रिसाव के कारण जब बर्तन 1/4 खाली होता है तब उसको पानी से भर दिया जाता है। 1/4 खाली होता है तब उसको पानी से भर दिया जाता है। फिर जब यह आधा खाली होता है तो पुनः उसे पानी से भर दिया जाता है और अंत में जब वह 3/4 खाली होता है तब उसे पुनः पानी से भर दिया जाता है। बर्तन में इस समय अल्कोहल का परसेंटेज क्या है? ठीक बच्चों, क्या क्या कह रहा है बोलो। 1/4 खाली होता है, पानी से भर दिया जाता है। आधा खाली होता है, पानी से भर दिया जाता है। 3/4 खाली होता है, पानी से भर दिया जाता है। ठीक बच्चों, 1/4 आधा 3/4 ये है। 1/4 खाली होता है, क्या क्या कह रहा है बोलो। 1/4 खाली होता है, फिर आधा खाली होता है, फिर 3/4 खाली होता है। ये ना बच्चों, 1/4 खाली होता है, आधा खाली होता है और 3/4 खाली होता है और हर बार उसे पानी से भर दिया जाता है। और लास्ट में पूछ रहा है कि अल्कोहल का परसेंटेज क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ध्यान देना इसे। तो क्या करेंगे क्या करेंगे देखो बच्चों, एक बर्तन था, उसमें अल्कोहल भरा था बच्चों, अल्कोहल भरा हुआ था उसमें। इसमें से पहले केस में क्या होता है, 1/4 गिर जाता है तो उसे पानी से भर दिया जाता है। फिर ऐसे ही आधा, फिर ऐसे ही 3/4 होता है बच्चों ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि बर्तन में था कितना, गिरा कितना और बचा कितना। 3 चीजें देखेंगे बच्चों, है ना। तो था कितना, गिरा कितना, बचा कितना। हमें इससे नहीं मतलब होगा, हमें इन दोनों से मतलब होगा खाली। लेकिन जब गिरा पता चलेगा तभी तो बचा पता चलेगा, है ना। देखो कैसे, यहां चलो बच्चों, 4 था, 1 गिर गया, 4 था 1 गिर गया बच्चों, तो 3 बचा। 4 था 1 गिरा तो 3 बचा, ठीक ना। उसी तरह से अगली बार बच्चों, 2 था 1 गिरा तो 1 बचा, ठीक। इसी तरह से तीसरी बार 4 था 3/4 गिरा बच्चों, तो 4 था 3 गिरा तो 1 बचा। 4 था 1 गिरा 3 बचा, 2 था 1 गिरा 1 बचा, 4 था 3 गिरा 1 बचा। अब यहां पे देखो 2 चीजें बच्चों, था कितना और बचा कितना, था कितना और बचा कितना। तो बोलो बच्चों, था कितना, तीनों का गुणा करो, तो 4 × 4 × 2 ये था और गुणा करो तो बचा कितना बच्चों, 3 × 1 × 1। तो बोलो, था 16 दूनी 32 था और कितना बचा बच्चों, 3 बचा। और क्या पूछ रहा है तुमसे कि अब अल्कोहल कितने % बचा। तो बोलो बच्चों, 32 था 3 बचा तो कितने % बचा, 3/32 × 100। 3/32 × 100, 4 से कट जाएगा, 25 या 75,
75/8, 8 9 72, 9 सही 3/8% आंसर। सबको आया बच्चों समझ में? 9 सही 3/8%। 32 था, 3 बचा, तो कितने परसेंट बचा? 3/32 × 100 यानी कितना बच्चों? 9 सही 3/8%। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये एक बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। क्या करेंगे जल्दी से समझ लो। था 4, 1 गिर गया बच्चों, तो 4 में से घटा दिया, 3 बचा। 2 था, 1 गिर गया तो 1 बचा। 4 था, 3 गिर गया तो 1 बचा। अब था का गुणा कर दो बच्चों, तो 32 था, और बचे का गुणा कर दो तो 3 बचा। 32 था, 3 बचा, तो कितने परसेंट बचा? सबको समझ आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। इसी पैटर्न पर ये सवाल देखो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जैसे इस सवाल को समझने के लिए एक पॉइंट पहले अच्छे से समझ लो बच्चों। जैसे ये बताओ, अभी तुमसे कहा जाए, ध्यान देना बच्चों, 5 था और 4 बचा, फिर 5 था 4 बचा। ये पहली क्रिया है, ये दूसरी क्रिया है। अब बताओ बच्चों, जैसे इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था कि गुणा कर दिया था, तो इतना था इतना बचा। कितनी क्रिया में बच्चों? 3 क्रिया में। तो ऐसे ही अगर सवाल ये आ जाए कि 5 था 4 बचा, 5 था 4 बचा, ठीक बच्चों, तो 2 क्रिया के बाद परिणाम क्या हो जाएगा? 2 क्रिया के बाद का परिणाम क्या हो जाएगा? इसको एक क्रिया कहेंगे बच्चों, है ना। 5 था 4 बचा, 5 था 4 बचा, इसे एक क्रिया कहेंगे। तो 2 क्रिया के बाद कितना था कितना बचा बताओ? तो 25 था और 16 बचा, कहेंगे ना बच्चों। 2 क्रिया के बाद क्या होगा? 25 था 16 बचा। तो अब इसका उल्टा बताओ बच्चों, अगर 2 क्रिया के बाद इसी तरह से, जैसे अगर कहा जाए कि 5 3 पहली क्रिया में, दूसरी क्रिया में 5 3 और तीसरी क्रिया में भी 5 3, मान लो ये कहा जाए बच्चों, तो अब जब तीनों का गुणा कर दोगे तो 3 क्रिया के बाद क्या आ जाएगा बताओ? 5 क्यूब और 3 क्यूब आ जाएगा ना। तो अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर 2 क्रिया का परिणाम दे करके गुणा करोगे तो फाइनल आ जाएगा बच्चों, ये फाइनल आ गया। अच्छा, अब यहां से एक रिजल्ट और निकलेगा कि अगर तुम्हें फाइनल पता हो, अगर ये पता हो बच्चों और ये पता करना हो, ये दोनों सेम हो, तो क्या करोगे बताओ? ये दोनों सेम अगर हैं तब बोलो बच्चों 25 16 से अगर यहां पहुंचना चाहोगे, तो चूंकि 2 क्रिया है तो गुणा करने पे ये आया है, तो अगर तुम यहां से यहां पहुंचना चाहते हो तो क्या करोगे? √25 और √16 कर दोगे, तो ये 2 क्रिया का परिणाम है, इसका वर्गमूल ले लोगे तो 1 क्रिया का परिणाम आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों? ये 2 क्रिया का परिणाम है, दोनों का गुणा करने पे आया है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1 क्रिया का परिणाम आ जाएगा। उसी तरह से अगर ये 3 क्रिया का परिणाम 125 और 27 है, तो बोलो बच्चों यहां से अगर हम 1 क्रिया का परिणाम निकालना चाहें तो क्यूब रूट 125 कर दें और क्यूब रूट 27 कर दें, तो आ जाएगा ना बच्चों। तो था और बचा में अगर हमें ये दोनों दिए हुए हैं तो गुणा करेंगे तब हमें जो है 2 क्रिया का परिणाम आएगा, और अगर 2 क्रिया का परिणाम दिया गया है था और बचा का, समझ रहे हो ना बच्चों? 2 क्रिया का परिणाम दिया हुआ है था और बचा का, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 1 क्रिया में कितना था और कितना बचा आ जाएगा। समझ गए? अब सवाल में आओ। एक टिन शराब से भरी हुई है, इस टिन में 4 गैलन शराब निकाल करके 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है, उसके बाद पुनः 4 गैलन मिश्रण निकाल करके 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है। 2 बार क्रिया हुई बच्चों। अब शराब और पानी का रेशियो 36:13 है, ये है बच्चों, है ना। एक बर्तन है, इसमें से 4 गैलन निकाला गया बच्चों, उसकी जगह पानी मिला दिया गया, और ये क्रिया कितनी बार हुई है बताओ? 2 बार हुई है। 2 क्रिया के बाद अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है बताओ? 36 और 13 है। 2 क्रिया के बाद अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है बच्चों? 36 और 13 का है, और टिन का प्रारंभिक वॉल्यूम पूछ रहा है। पूरा सवाल बोलो। 4 गैलन निकाला गया, उसकी जगह पानी भरा गया। कितनी बार ये क्रिया हुई बच्चों? 2 क्रिया हुई।
दो क्रिया के बाद अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है बताओ, 36 और 13 है। तो पूछ रहा है टिन का प्रारंभिक वॉल्यूम क्या होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, शुरू में क्या था बताओ, शुरू में तो अल्कोहल था, शुरू में अल्कोहल था, शुद्ध अल्कोहल था। दो क्रिया के बाद पानी आया ना उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि अल्कोहल कितना था और कितना बचा, कितना था और कितना बचा। दो क्रिया के बाद अल्कोहल कितना था और कितना बचा। तो बोलो बच्चों, दो क्रिया के बाद अल्कोहल बचा कितना है बताओ, 36। और शुरू में जब पूरा अल्कोहल था तो शुरू में अल्कोहल कितना रहा होगा, 36 और 13 यानी 49 रहा होगा। तो शुरू में अल्कोहल कितना था बच्चों, 49। दो क्रिया के बाद कितना रह गया बताओ, 36। समझ गए ना, शुरू में कितना था बच्चों, 49, दो क्रिया के बाद कितना रह गया, 36। तो बस यही लिखो, अल्कोहल था कितना बताओ, 49 और बचा कितना बच्चों, 36। कब, क्यों ऐसा हुआ, दो क्रिया के बाद ऐसा हुआ है। तो बोलो, अभी जो बताया गया था कि दो क्रिया के बाद का अगर परिणाम दिया गया है तो उसका वर्गमूल ले लोगे तो एक क्रिया का परिणाम आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे दो क्रिया में था और बचा ये है, तो एक क्रिया में क्या होगा बोलो, √49 रेशियो √36 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 7 और 6 आ जाएगा, 7 और 6 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, था अगर 7 तो बचा कितना बताओ, 6। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ बताओ, क्योंकि 4 गैलन निकला है। यहाँ कितना निकला है बताओ, था 7 बचा 6, तो यहाँ कितना निकला है बताओ, 1 बराबर कितना है बच्चों, 4। 1 बराबर 4 है और पूछ रहा है टिन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, तो कितना था बताओ बच्चों, 7। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 28 गैलन आंसर हो जाएगा, 28 गैलन आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, जल्दी से दोबारा सुनो। अल्कोहल और पानी, शुरू में क्या था बच्चों, अल्कोहल था। दो क्रिया की गई, क्या क्रिया की गई, 4 गैलन विड्रॉ करके उसकी जगह पानी मिलाया गया। तो दो बार जब ये क्रिया की गई है तो अल्कोहल, जो शुरू में तो अल्कोहल था बच्चों, तो शुरू में अल्कोहल कितना था बताओ, 49 था। 49 अल्कोहल, दो क्रिया के बाद कितना बचा बताओ, 36। तो 49 से 36 हो गया, यानी क्या हो गया बताओ बच्चों, 7 से 6 हो गया। वर्गमूल ले लोगे, दो क्रिया का परिणाम का अगर वर्गमूल लोगे तो एक क्रिया का परिणाम आ जाएगा। तो 7 से 6 हो गया, तो कितना घट गया बच्चों, 1। क्यों घट गया, क्योंकि 4 गैलन निकाला गया। तो हम क्या कहेंगे, 1 बराबर कितना है, 4। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी बच्चों, 7। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 28। सबको समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चलें। ये देखो बच्चों, इसमें ये अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये। अब यहां से सवाल जो शुरू होंगे वो, अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, हर सवाल में हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे वो भी हम तुम्हें समझा रहे थे। अब यहाँ पे अब कुछ सवाल आएंगे जिसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करना होगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल, देखो क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। 66 व्यक्ति पुरुष और महिला मिला करके कुल 180 रुपए इस प्रकार डिवाइड किए गए हैं कि पुरुषों को प्राप्त कुल धन और महिलाओं को प्राप्त कुल धन में रेशियो 5:4 का है, किंतु एक पुरुष और एक महिला को प्राप्त धनराशि का रेशियो 3:2 है। पुरुषों की संख्या बताओ। ठीक बच्चों, क्या सवाल है बोलो। रुपए कितने हैं बच्चों, 180। व्यक्ति कितने हैं बोलो, कुल 66। ठीक, ये दो जानकारी दी गई है। रुपए 180 हैं, आदमी कितने हैं, 66 हैं। अच्छा, आप ध्यान देना बच्चों, कौन कौन से दो लोग हैं बताओ इसमें, पुरुष और महिला। तो पुरुष और महिला, ठीक बच्चों। अच्छा, अब अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, संख्या और प्रत्येक के वेतन का गुणा करने पर क्या आ रहा था बच्चों, कुल वेतन आ रहा था। अब यहां पे देखो, तो 180 कुल रुपए हैं, आदमी 66 है। अब ध्यान से पढ़ो बच्चों, इंफॉर्मेशन को सामने लिखो। तो पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल राशि और महिलाओं पे प्राप्त कुल राशि का रेशियो 5:4 है। तो ध्यान देना बच्चों, कुल वेतन राशि का रेशियो क्या है बताओ, 5 और 4 का है। कुल वेतन राशि का रेशियो कितना है बच्चों, 5 और 4 का है। अच्छा, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से रेशियो 3 और 2 का है।
तो प्रत्येक का रेशियो 3 और 2 का है, प्रत्येक का रेशियो 3 और 2 का है। अब देखो बच्चों, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जब हम संख्या और प्रत्येक का गुणा करते हैं तब कुल वेतन आता है, जब हम संख्या और प्रत्येक का गुणा करते हैं तब कुल वेतन आता है। यहाँ पर हमें प्रत्येक और कुल वेतन दिया हुआ है, तो बताओ बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करोगे तब ये आएगा। तो अगर ये नहीं, ये पता करना है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझ गए ना सब लोग, इन दोनों का गुणा करोगे, अरे भाई 2 और 3 का गुणा करोगे तो 6 आएगा। तो अब तुमसे कहा जाए कि 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तब ये आएगा। तो अगर ये नहीं पता है तो क्या करोगे बच्चों, कुल में प्रत्येक से भाग दे दोगे तो संख्या आ जाएगा। समझ गए बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, संख्या का रेशियो कुल वेतन में प्रत्येक का 5 में 3 का डिवाइड कर दोगे, रेशियो 4 में 2 का डिवाइड कर दोगे, ये बन गया बच्चों, कितना आ जाएगा बोलो, 5 और 6। संख्या का रेशियो क्या आ गया बोलो, 5 और 6। समझ गए बच्चों, 5 में 3 का डिवाइड कर दो, 4 में 2 का डिवाइड कर दो, 5/3 4/2, यानी क्या बन जाएगा, 5 और 6। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 66 है। यहाँ पर 180 का कोई रोल नहीं है। 180 का रोल तब होता जब तुम इसे समीकरण बना के सॉल्व करते, तब 2 इक्वेशन बनती बच्चों, तब रोल होता। रेशियो से सॉल्व करना है तो 180 खामखा में दिया गया है ना, इसका कोई रोल नहीं है। क्या करोगे बोलो, हमसे क्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या बताओ, तो बोलो बच्चों मेल फीमेल का रेशियो क्या है बताओ, 5 11, तो बोल 5 6, और कुल कितना है बताओ, 66 है। तो क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे बोलो बच्चों, 11 बराबर कुल यहाँ कितना है, 11, 11 बराबर 66, तो 1 बराबर 6, पुरुष कितने हैं बच्चों, 5, तो 5 बराबर 30। सबको समझ में आ गया बच्चों, यही वो पूछ रहा है, ठीक है, समझ गए बच्चों। प्रत्येक का वेतन दिया है, कुल वेतन दिया है। अगर संख्या और प्रत्येक दिया होता तब गुणा करते बच्चों, लेकिन कुल वेतन दिया है और प्रत्येक का दिया है तो इसमें इसका डिवाइड करोगे, 5/3 4/2, ये आ गया संख्या का रेशियो बच्चों। संख्या का रेशियो क्या आ गया, 5 6। अब 5 6 के रेशियो में कुल संख्या कितनी है, 66, तो यहाँ का कुल कितना है बच्चों, 11, 11 बराबर 66, तो 1 बराबर 6, तो अगर पुरुष पूछ रहा है तो 5 बराबर 30। सबको समझ आ गया बच्चों। 180 का कोई रोल नहीं है। 180 उन बच्चों के लिए है जो लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, तब पुरुषों की संख्या x मान लेंगे, महिलाओं की संख्या निकाल करके समीकरण बना के तब सॉल्व करेंगे। उस तरह से हम नहीं बता रहे बच्चों, क्योंकि हम रेशियो के मल्टीप्लाई और डिवाइड के नियम से बता रहे हैं, उससे सब सवाल लगते हैं बच्चों, तो उसी तरीके से सीखो। सबको समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चला। तो यहाँ पे पिछले सवाल से क्या अलग था बताओ, जैसे शुरू चले तो 2 टाइप के सवाल अभी तक हुए, एक तरह से समझ लो, है ना। एक में रेशियो दिया था बच्चों, एक में रेशियो बनाना पड़ा, लेकिन दोनों में हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस सवाल में नया क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा बल्कि डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है, समझ गए ना। इसके आगे चलें, अगले सवाल में। अब ये 2 सवाल और अच्छे सवाल है बच्चों। तो ये देखो, ये सीजीएल मेंस के आए हुए सवाल, ये अच्छी किताबों में सभी में है ये सवाल, तो ध्यान से समझना बच्चों। क्या कह रहा है, एक ग्रह के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह के घनत्व और अर्धव्यास के मिले अनुपात में है। अभी हम इसे समझा रहे हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण और ग्रह के घनत्व के मिले अनुपात में है, ठीक बच्चों। उसका रेडियस, बृहस्पति ग्रह का रेडियस पृथ्वी के रेडियस का 10 गुना है, और बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी के घनत्व क्रमशः 1.75 और 5.67 है। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 1500 सेंटीमीटर कूद सकता है तो वह यह बताए कि वह बृहस्पति पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकेगा, जबकि मनुष्य द्वारा कूदी की ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के प्रतिलोम के अनुपात में है। ठीक बच्चों, तो अभी इस सवाल को है बहुत आसान बच्चों, देखने में ये लेंदी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। अब इसको हम जो है समझा रहे हैं, उससे हिसाब समझो बच्चों। एक ग्रह के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह के घनत्व और अर्धव्यास के मिले अनुपात में है। तो पहली बात क्या की बोलो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो डेंसिटी इनटू रेडियस, डेंसिटी इनटू रेडियस, ये कहा गया बच्चों, ये कहा गया। अच्छा, अब बृहस्पति ग्रह की रेडियस पृथ्वी के रेडियस का 10 गुना है, तो 2 ग्रह हैं, एक है बृहस्पति और एक है पृथ्वी। बृहस्पति का रेडियस पृथ्वी के रेडियस का 10 गुना है, ये है बच्चों। तो रेडियस का रेशियो क्या आ गया बोलो, 10 और 1 का, ये कहा गया। इसी तरह से बृहस्पति के और पृथ्वी के घनत्व 1.75 और 5.67 है। डेंसिटी कितनी है बच्चों, डेंसिटी कितनी है, बृहस्पति पर 1.75 है
और पृथ्वी की डेंसिटी 5.67 है। ये कहा गया बच्चों, ठीक, ये कहा गया। रेडियस बृहस्पति का पृथ्वी का 10 गुना है, ये 1 है तो ये 10 हो गया, और बृहस्पति के और पृथ्वी का डेंसिटी जो दिया है 1.75 और 5.67 दिया गया। ठीक बच्चों, अच्छा आप देखो यहाँ पे आओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेंसिटी और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्वेश्चन में बताया गया है ना यहाँ पे, तो और वैसे भी तुम जानते हो कि जो ग्रह बड़े होते हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसका भी ग्रेविटेशनल ज्यादा होता है बच्चों, और यहाँ पे बताया भी गया है ना। तो अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा बोलो? दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? 10 × 1.75 यानी 17.5 रेशियो, ये वैसे ही बना रहेगा 5.67, ये आ गया बच्चों। अब बताओ ये किसका रेशियो आ गया बच्चों? ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। कितना आ गया बोलो बच्चों? 17.5 रेशियो 5.67। किसका रेशियो आ गया बोलो? किसका रेशियो आ गया? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आ गया। यहां तक समझ गए बच्चों? रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों का गुणा कर दिया गया तो रेडियस और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा बोलो? क्वेश्चन में बताया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ये आ गया। अच्छा आप बोलो बच्चों क्या कह रहा है? एक पॉइंट लास्ट में और बताया गया है कि मनुष्य द्वारा कूदी की ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतिलोम अनुपात में है। तो बोलो बच्चों अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है तो जंप का रेशियो यही होगा कि उल्टा होगा? तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो यही होता बच्चों, और प्रतिलोम का मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सब लोग जानते हो जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है वहां पे आदमी कम जंप लगा पाएगा ना। बचपन में पढ़ते थे बच्चों चंद्रमा पे आदमी ज्यादा जंप लगा लेता है, क्यों? वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है ना। तो यहाँ पे बताया भी गया है वही। तो बोलो बच्चों अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ये है तो जंप का रेशियो क्या होगा? जंप का रेशियो यही होगा कि उल्टा होगा? तो प्रतिलोम है तो उल्टा होगा। तो पृथ्वी पर 5.67 है तो बृहस्पति में कितना होगा बच्चों? 17.5। ये हो जाएगा। जंप का रेशियो पता चल गया। अब बोलो बच्चों क्या पूछ रहा है तुमसे कि यदि पृथ्वी पर 1500 सेंटीमीटर कूदता है तो बताओ जो है बृहस्पति पे कितना कूदेगा? तो बोलो बच्चों ये बृहस्पति की जंप है, ये पृथ्वी की जंप है, तो क्या कहोगे बताओ? 17.5 बराबर, बोलो बच्चों 17.5 बराबर 1500, तो 17.5 बराबर ये पृथ्वी की है ना बच्चों, और ये है बृहस्पति की, तो 5.67 बराबर ये पूछा जा रहा है। तो 5.67 बराबर क्या होगा बोलो बच्चों? 1500 में 17.5 का डिवाइड कर दोगे और 5.67 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो गया आंसर। सबको समझ आ गया बच्चों? फिर से सुन लो जल्दी से। बृहस्पति ग्रह का रेडियस पृथ्वी का 10 गुना है, दोनों की डेंसिटी दी गई है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डेंसिटी और रेडियस के मिले जुले अनुपात में है। तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पता चल गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है उसका उल्टा जंप का रेशियो है, प्रतिलोम अनुपात में है, तो इसी को उल्टा कर दिया, जंप का रेशियो आ गया। ये किसकी जंप है बच्चों? बृहस्पति की, और ये है पृथ्वी की। पृथ्वी की जंप हमें दी गई है, कितनी दी गई है? तो क्या कहोगे? 17.5 बराबर दिया है 1500 और 5.67 बराबर पूछा जा रहा है। सबको समझ आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। आज का लास्ट सवाल बच्चों इसी टाइप का सवाल है, दो तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना बच्चों। पहले सवाल पढ़ लें तो देखो ध्यान देना क्या कह रहा है इसमें। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की चाल से जा रही है। भाप की शक्ति, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की चाल से जा रही है, भाप की शक्ति को दुगना कर दिया गया, भाप की शक्ति को दुगना कर दिया गया और अनेक कारणों से घर्षण बल 1.5 गुना हो गया। अनेक कारणों से घर्षण बल 1.5 गुना हो गया। भाप की शक्ति, हाँ 20 की चाल से चल रहा था, भाप की शक्ति 2 गुना हो गई और अनेक कारणों से घर्षण बल 1.5 गुना हो गया। यदि आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल का 3 गुना थी तो बताएं रेलगाड़ी की चाल अब क्या होगी। ठीक बच्चों, ये सवाल है। तो दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। पहले जो अभी पढ़ रहे थे उससे सॉल्व करें बच्चों। तो देखो क्या है, सवाल को पहले अलग से लिख लें। तो क्या पहले की चाल कितनी बच्चों? 20 की है। भाप की शक्ति क्या हुई है? दुगना हुई है। घर्षण बल 1.5 गुना हुआ है। इतने को पहले समझ लें। तो देखो पहले की चाल कितनी थी बच्चों? 20 थी। पहले की चाल 20 थी और पहले और वर्तमान
में भाप की शक्ति क्या हुई बच्चों? 2 गुना हो गई। तो पहले 1 थी, अब कितनी हो गई बताओ? 2 हो गई। और घर्षण बल 1.5 गुना हो गया। तो पहले 1 था तो अब 1.5 हो गया, यही ना बच्चों? पहले 1 था तो अब 1.5 हो गया, यानी इसे रेशियो बनाओगे तो 2-3 बन जाएगा, 2 से 3 हो गया, ये कह सकते हैं बच्चों 1.5 गुना हो गया। अच्छा, अब पहले भाप की शक्ति 1 थी तो अभी कितनी है बताओ? 2 है। घर्षण बल 1.5 गुना हो गया, 1 से 1.5 हो गया या 2 से 3 हो गया। और फिर इसके अलावा क्या कह रहा है कि यदि आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल का 3 गुना थी, आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल का 3 गुना थी, तो घर्षण बल कितना है बच्चों? घर्षण बल कितना है? 2 है। तो इसका 3 गुना होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए बताओ? 6। 2 का 3 गुना 6 होगा, तो ये 6 नहीं है तो 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा कर दो, ये हो गया बच्चों। अब बताओ, भाप की शक्ति 1 से 2 हुई है तो 2 गुना हुई है बच्चों, घर्षण बल 1.5 गुना हो गया है, यानी 2 से 3 हो गया है। साथ ही साथ आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल का 3 गुना थी, तो इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 6 बनाने के लिए 2 का 3 गुना कितना है बच्चों? 6 बनाने के लिए 6 का गुणा कर दिया तुमने। तो अब बताओ भाप की शक्ति क्या आ गई बच्चों? 6, 12 और घर्षण बल कितना है बताओ? 2, 3, ये बन गया बच्चों भाप की शक्ति। अब बताओ पहले क्या कहा गया था? दुगनी हो गई, तो दुगनी है, साथ ही साथ ये 1.5 गुना है, और साथ ही साथ आरंभ में भाप की शक्ति घर्षण बल का 3 गुना होना चाहिए था, 3 गुना है। अब ये है भाप की शक्ति बच्चों और ये है घर्षण बल। अब बताओ चाल जो होगी, चाल भाप की शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। भाप की शक्ति बढ़ेगी, पिक्चर में देखा होगा, शोले पिक्चर में, है ना? तो भाप की शक्ति बढ़ाने पर जब डकैत दौड़ा रहे होते हैं तो कोयला फेंकते हैं ना सब, तो ऐसे में क्या होता है? गदर पिक्चर, तमाम पिक्चर देखी हुई तुमने, तो उसमें क्या होगा? देखो भाप की शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? चाल बढ़ेगी बच्चों। तो चाल इज प्रोपोर्शनल टू भाप की शक्ति, चाल इज प्रोपोर्शनल टू भाप की शक्ति। और घर्षण जब बढ़ेगा तब क्या होगा बच्चों? चाल घटेगी। तो चाल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू घर्षण। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि चाल इज इक्वल टू भाप डिवाइडेड बाई, भाप की शक्ति डिवाइडेड बाई घर्षण बल, है ना? समझ गए बच्चों? भाप की शक्ति बढ़ने पे चाल बढ़ेगा तो दोस्त हुआ, घर्षण बल बढ़ने पे क्या होगा? चाल घटेगी तो दुश्मन हुआ। तो अब ऐसे में चाल का रेशियो क्या आ जाएगा? दोनों का, समझ गए ना बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बोलो 6/2 आ जाएगा, और यहाँ पे बोलो बच्चों 12/3 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? बोलो 3 और 4 आ जाएगा। चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 और 4 का। 3 बराबर कितना है बताओ? पहले वाली चाल 20 है, 3 बराबर 20 दिया हुआ है और 4 बराबर पूछा जा रहा है, तो 3 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 बराबर 20, तो 1 बराबर 20/3, तो 4 बराबर 80/3, यानी 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीका हो गया, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे उस तरीके से बच्चों, समझ गए ना? यहाँ पे ये 1, 2 है, ये 1 से 1.5 हुआ, ये इसका यानी 2 से 3 हुआ बच्चों, इसका ये 3 गुना था, तो 2 का 3 गुना यानी 6 बनाने के लिए 6 का गुणा कर दिया इसमें। अब भाप की शक्ति और घर्षण का रेशियो आ गया, इसमें डिवाइड किया तो हमें क्या पता चल गया बच्चों? चाल का रेशियो आ गया। पहले की चाल 3 है, नई चाल 4 है, 3 बराबर 20 दिया हुआ है और 4 बराबर पूछा जा रहा है। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये रेशियो के मल्टीप्लाई और डिवाइड से 3 सवाल हमने बताया इसमें, है ना? इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, इसमें हमें रेशियो बनाए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। कैसे? देखो ध्यान देना। तो पहले की, सुनना बच्चों, मुंह ज़बानी सॉल्व हो जाएगा। पहले की चाल कितनी थी बताओ? 20 किलोमीटर पर आवर थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी बच्चों, है ना? तो आप बताओ, एक एक स्टेप को सॉल्व कर लो। भाप की शक्ति दुगनी, भाप की शक्ति 2 गुनी, और घर्षण 1.5 गुना, घर्षण 1.5 गुना, यही कह रहा है बच्चों, घर्षण 1.5 गुना। अब भाप की शक्ति 2 गुना हो रही है और घर्षण 1.5 गुना हो रहा है। भाप की शक्ति 2 गुना हो रही है, घर्षण 1.5 गुना हो रहा है। पहले की चाल 20 थी, नई चाल बतानी है, मुंह ज़बानी सॉल्व हो जाएगा। पहले की चाल 20 थी, तो भाप की शक्ति बढ़ेगी बच्चों तो चाल भी बढ़ेगी। तो भाप की शक्ति अगर दुगनी हो जाएगी तो चाल भी दुगनी हो जाएगी। भाप की शक्ति का काम खत्म हुआ। पहले की चाल 20 थी, भाप की शक्ति दुगनी हो गई, तो अगर भाप की शक्ति दुगनी होगी तो चाल भी दुगनी हो जाएगी, तो चाल ये हो गई बच्चों। और घर्षण 1.5 गुना हो गया है। तो अब बताओ बच्चों,
अगर घर्षण चाल में हेल्प करता तो ध्यान देना बच्चों, घर्षण मान लो 2 गुना हो गया, फिर से भाग की शक्ति 2 गुना हो गई तो चाल भी 2 गुनी हो गई। अगर घर्षण हेल्प करता बच्चों चाल के बढ़ने पर, तो घर्षण दुगना होने पे चाल भी दुगनी होती। लेकिन अगर घर्षण क्या हेल्प करता है क्या बढ़ने, चाल में नुकसान करता है ना, घर्षण ज्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी। तो अब बताओ बच्चों, अगर घर्षण दुगना होगा तो चाल आधी हो जाएगी ना, घर्षण 3 गुना होगा तो चाल तिहाई हो जाएगी। तो घर्षण 1.5 गुना हो रहा है तो चाल 1.5 गुना कम हो जाएगी। ये आंसर हो गया। इतना सिंपल हो जाएगा बच्चों, है ना। 40/1.5 आंसर हो गया। 40/1.5 यानी 1.5, ये हटा दोगे 10 आ जाएगा, 2 से 80/3 वही आ जाएगा बच्चों। समझ गए ना सब लोग। तो यहाँ पे ये सवाल आसानी से इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। बाकी हमने जो है आज तुम लोगों को रेशियो का मल्टीप्लाई और डिवाइड कब क्यों होता है ये बताया बच्चों। इससे इसका फायदा तुम्हें सवालों में मिलेगा, आगे तक मिलेगा, है ना। बहुत सारे सवाल इससे लगेंगे। और अभी जो अगले क्लास में हम लोग, अभी तक हमने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4th लेक्चर था बच्चों, ये पहले लेक्चर में रेशियो को जोड़ना बताया गया था, दूसरे में रेशियो बनाना, पहले 2 लेक्चर बेसिक सिखाने वाले थे, तीसरे में हमने नंबर एज्यूम करना बताया था बच्चों, और 4th लेक्चर में मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल हुआ है। अब इसके आगे अभी कई वीडियो इसके हैं, है ना। एक एक पॉइंट को ले लेके हम वीडियो देते रहेंगे बच्चों, तुम देखना, ठीक है। और 1-2 दिन में हम तुम्हें उसका PDF दे देंगे। तुम चाहो तो अभी टाइम एंड डिस्टेंस का जो है, जो लोग नए हो वो देखना चाहो तो वो जो है इसमें लिंक है, उससे जा सकते हो। 1-2 दिन में हम रेशियो, सर्च सिंप्लीफिकेशन, इसका एक कंबाइंड PDF और देंगे बच्चों, है ना। वो देखना हो तो वो मतलब दिखाने के लिए नहीं रहेगा, वो सीधे जो है जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का अवेलेबल है उसी तरह से अवेलेबल रहेगा बच्चों, ठीक है। 2-3 दिन बाद हम उसे देते हैं, तब तक रेशियो पढ़ते रहो और साथ में सर्च सिंप्लीफिकेशन का वीडियो दे रहे हैं। दोनों ये खत्म करने के बाद हम आगे चलेंगे बच्चों। तो अभी जो है सर्च सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ पॉइंट बचे हैं, 5 वीडियो हम उसके दे चुके हैं इधर, और रेशियो का ये 4th वीडियो है। लगातार देखते रहो बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार।